Hello students, good morning. Myself Manju Bhavani. I welcome you in English Literature BA Part Second. This is our third part of this video. यह हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है. In this video we discuss about Eusebius's poem Going, composed by Philip Larkin. In previous video we discussed about the theme of the poem and introduced to the poet. हमारे जो पहले के जो पार्ट थे हमने उसमें क्या किया था, हमने उसको इस वीडियो में जो पहले पार्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने पोइट के बारे में रीड किया था, फिलिप लार्किन के बारे में, who was born in 1922 and died in 1995. In this time, we know that there is Second World War was happened. Second World War. You all know that in which year the World War II was happened, in 1939 to 1945. This was such a horrible time for the people of whole world. ये जो टाइम था पूरी दुनिया के लिए क्या था, हॉरिबल टाइम था. और ये जो पोइट है हमारे फिलिप लार्किन, इन्होंने इस टाइम को देखा था, फील किया था इस टाइम को. इसीलिए जो इनकी पोइम्स हैं उनके अंदर हम क्या है, जो पैसिमिस्टिक मूड है, मतलब कि निराशावादी जो मूड है उसको देख सकते हैं. क्योंकि जो पोएट था वो क्या था, ओवरलोड के कारण क्या हो गया था, पैसिमिस्टिक मोड में लिखने लग गया था. उसके बहुत ज़्यादा वर्कलोड के कारण ये क्या हो गया था, पैसिमिस्टिक मोड में था. और इनकी ज़्यादातर जो पोएम है उसमें हम थीम देख सकते हैं, हमेशा ही पैसिमिस्टिक जो है थीम रहती है. फिलिप लार्किन वॉज एन लाइब्रेरियन. वो क्या थे, एक लाइब्रेरियन थे. एज इज ऑक्यूपेशन, जो व्यवसाय से हम देखा जाए कि ये क्या काम करते थे अपनी लाइफ में अर्निंग के लिए, तो ये अर्निंग के लिए एक लाइब्रेरियन की जॉब करते थे. बहुत ही छोटी उम्र से इन्होंने लाइब्रेरियन का मतलब कि जॉब ली थी. और अपने टाइम के मतलब कि अपनी एज के लास्ट टाइम तक वो क्या रहे थे, एक लाइब्रेरियन रहे थे. और इन्होंने क्या था, एक सीरियस पोइट के रूप में अपनी इमेज बनाई थी. ही वॉज अ सीरियस पोइट के रूप में. तो हमने देखा तो ये जो पोएम है गोइंग, ये कब लिखी थी इन्होंने, ये तब लिखी थी जब ये ओवरलोड के कारण बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे. ये क्या है, थोड़ा सा इनके दिमाग के अंदर क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, बाहर जैसे हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, निराशावादी हो गए थे. ये बहुत निराश हो गए थे अपनी ज़िंदगी को, क्या ये ख़त्म करने जैसा मानते थे भी. इनकी जो ज़िंदगी है उसमें किसी तरीके का इंजॉय नहीं रहा है. तो ये पोएम थी वो उस टाइम पे लिखी हुई है. अब हम बात करते हैं पोएम के बारे में. अब जो ये हमारी पोएम है, उस पोएम में जो पोइट है किसकी बात कर रहा है, डेथ की बात कर रहा है. लेकिन हम देखेंगे कि किसी भी सिंगल लाइन में दिस इज़ अ 10 लाइन्स पोएम, इनकी ये जो पोएम है वो 10 लाइन की छोटी पोएम है, शॉर्ट पोएम है. लेकिन किसी भी सिंगल लाइन में इन दिस 10 लाइन्स वी कांट फाइंड द वर्ड डेथ. जो पोइट है उसने डायरेक्टली किसी भी लाइन में डेथ के ऊपर कोई भी बात नहीं कही है. लेकिन जब हम ये पोएम रीड करते हैं तो हमें पता है जो पोइट है वो क्या कर रहा है, डेथ की ही बात कर रहा है. लेकिन ध्यान देने वाली बात, नोटेबल बात क्या है कि किसी भी लाइन में डेथ की कोई डिस्कस नहीं किया हुआ है, डेथ के बारे में डायरेक्ट बात नहीं की हुई है. यहाँ पर आप देखोगे कहीं पर भी डेथ या डेथ से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, डाई, डेड वगैरह कुछ भी है वो यूज़ नहीं होगा. लेकिन फिर भी हम इसकी जो थीम है वो समझ जाते हैं कि ये क्या है, डेथ के बारे में है. अब इस पोएम के हम टाइटल के बारे में बात की थी. जो ये पोएम का टाइटल है वो क्या है, गोइंग. गोइंग का मीन्स क्या होता है, जाना. गोइंग का मीन्स क्या होता है, जाना. और यहाँ पर जो ये गोइंग है ये क्या है, एक्सिडेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड. एक्सिडेंट्स from
द वर्ल्ड, दुनिया से जानने, ये जो गोइंग है इसका जो पहले मतलब कि सोचा हुआ जो टाइटल था इस पोएम का वो क्या था, द डाइंग डे। ये इसका पहले टाइटल था, जिससे हमें क्या है पूरे तरीके से पता लग जाता है कि ये जो पोएम है वो किसके बारे में है, जाने वाले टाइम मतलब कि मृत्यु के बारे में है। लेकिन इसका जो टाइटल है गोइंग, गोइंग का मीन्स क्या होता है, जाना। और कौन से जाने की बात हो रही है यहाँ पर, द एक्सिडेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से जाने की बात हो रही है। तो गोइंग, और हम देखेंगे जो इस लाइन, इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम क्या वर्ड देखते हैं, कमिंग। वेयर इज द अपोजिट वर्ड, कि क्या अपोजिट वर्ड है, कि यहाँ पर क्या है जो पोइट है अपनी बात बताने के लिए कई तरीके के अपोजिट वर्ड्स का भी यूज़ करेगा और कई तरह की जो आपके लिटरेरी टर्म्स हैं उनको भी यूज़ करेगा अपनी पोइम को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में रीड किया था एलिट्रेशन, आपने रीड किया होगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका बार बार यूज़ होता है, जो स्पेलिंग्स होती हैं उनकी जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। सेम कॉन्सोनेंट्स एक लाइन में जब आते हैं तब हम क्या देखते हैं, वो क्या होते हैं, एलिट्रेशंस होते हैं। अब क्या है, जैसे कि हम लाइन देखते हैं सिल्कन इट सीम्स, एस आ रहा है, तो इस तरीके की जो लाइंस में अगर हम सेम चीज़ें देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए एलिट्रेशन हो जाता है। इस तरीके के काफ़ी जो टर्म्स हैं उसमें हमने इसमें देखे हैं। अब हमने जो पोइट हमारा जो पार्ट सेकंड था उसमें क्या लिख किया था, उसमें हमने पोएम की जो फर्स्ट स्टैंजा था देयर इज 6 लाइन्स, 6 लाइन्स को रीड किया था। हम इसको एक बार फिर से रीड करते हैं ताकि आपको थोड़ा और रिवाइज हो जाए और पोएम को अच्छे से आप समझ पाओ। तो ये लाइन क्या थी, There is an evening coming on across the fields one never seen before, that lights on no lamps, silken it seems at a distance yet, when it is drawn up over the knees and breast, it is bring no comfort। अब जो ये पोएम थी हमारी, उसकी स्टार्टिंग की जो लाइन्स है उसमें क्या है, पोएम बात करेगा कि जो इवनिंग है, इवनिंग के आने के बाद, अब यहाँ पर जो इवनिंग वर्ड है वो किसके लिए प्रेफर हुआ है, वो डेथ के लिए प्रेफर हुआ था। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस, सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था, जो इवनिंग है, जो डेथ है वो क्या है, आ रही है। क्रॉस द फील्ड्स मतलब कि जो लाइफ की सारी जो सिचुएशन है, सारी के सारी जो एजेस पार्ट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको क्रॉस करके वो आ रही है। वन नेवर कैन सी बिफोर, और ऐसी शाम जो कभी नहीं देखी गई है, मतलब कि जो डेथ है वो क्या है, एक ही बार आती है, उसके बाद तो वो किसी चीज़ को देखने योग्य ही नहीं रहता। तो क्या है, वन नेवर सीन बिफोर, कि किसी ने उसे पहले नहीं देखा है। द लाइट नो लैम्प्स, तब क्या है वहाँ पर ना तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है ना ही लैम्प की ज़रूरत पड़ती है जब वो डेथ वाली जो इवनिंग है वो आती है। सिल्कन इट कम्स एट अ डिस्टेंस, कि ये दूर से जब हम इसको डिस्टेंस से देखते हैं तो ये किसकी तरह लगती है हमें, सिल्क की तरह। मतलब कि सिल्क क्या होता है, वन टाइप ऑफ क्लॉथ होता है दैट इज वेरी स्मूथ, जो क्या होता है बहुत ही स्मूथ होता है। जब हमें अब डेथ को दूर से देखते हैं तब हमें ये क्या प्रतीत होती है, क्या सेंस होता है कि ये तो बहुत ही नरम है, स्मूथ है, बहुत ही हैप्पीनेस वाली है। बट वैन इट इज ड्रोन अप, लेकिन जब ये हमारे नीज और ब्रेस्ट, मतलब कि जब हमारे घुटनों और हमारी ब्रेस्ट में, छाती में प्रवेश कर जाती है, ड्रोन अप मतलब कि कब्जा कर लेती है हमारे शरीर पर, तब ये क्या है, इट ब्रिंग्स नो कम्फर्ट, तब ये किसी भी प्रकार का कम्फर्ट नहीं लेकर आती। तो ये थी इसकी 6 लाइन्स। अब हम अपनी नेक्स्ट जो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस कंक्लूडिंग लाइन्स द पोएट डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, हमारे सामने क्या मेंशन कर रहा है, समथिंग क्वेश्चंस दैट इज जो है किससे जुड़े हुए हैं, विद द डेथ। अब रीड करते हैं हमारी आगे की 6 और 4 लाइन्स। Where has the queen gone that looked earth to sky? What is under my hands?
I cannot feel but lowers my hand down। अब इसमें जो पोइट है वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेगा जो उसने कभी भी महसूस नहीं किया। इनविजिबल थिंग्स हैं दैट कैन नॉट बी फील बाय द पोइट इन बिफोर टाइम, मतलब कि पहले के टाइम पे उसने ऐसी चीज़ों को फील नहीं किया था। ऐसी चीज़ों के बारे में जो पोइट है वो क्या करेगा, हमें बताएगा, हमसे बात करेगा, जो रीडर्स को क्या शो करता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो इनको पोइट ने पहले कभी नहीं देखा है। अब जो ये बातें हैं वो क्या कहता है, जो इवनिंग है उसे भी कभी नहीं देखा है, और ऐसी चीज़ें जो वो क्या देखता था, हमेशा ओकेजनली अपने आसपास चीज़ें देखता था, वो चीज़ें अब क्या है धीरे धीरे गायब होने लगी हैं। मतलब जो उसकी आई साइट है वो क्या है वीक होने लगी है। जैसे कि हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने जो सीन होते हैं वो क्या है धुंधले पड़ जाते हैं, हमें दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसी तरीके से एट द मोमेंट ऑफ द डेथ द ह्यूमन कांट बी सीन एनीथिंग विच इज़ ही ओकेजनली, लेकिन ऐसी चीज़ें भी वो उसे दिखनी बंद हो जाती हैं जो वो हमेशा से ही देखता आ रहा है। अब जो पोइट है वो एक ऐसे पेड़ के बारे में बात कर रहा है, वेयर हैज द ट्री गोन। अब यहाँ पर ये ट्री वर्ड है, ये क्या है, ऐसी चीज़ है जिसको जो पोइट है वो हमेशा देखता रहता था। ट्री गोन कि वो पेड़ कहाँ चला गया, दैट लोग जो जोड़ता था, दैट लोग जो क्या है लोग करती थी, जोड़ती थी, अर्थ टू स्काई जो धरती को स्वर्ग से जोड़ता था। ऐसे पेड़ की बात हो रही है जो धरती को स्वर्ग से जोड़ता था, मतलब कि एक व्हील पेड़ की बात हो रही है जो क्या करता था, धरती है जो अर्थ है उसको स्काई से अटैच करता था। जो अटैचमेंट थी वो अब नहीं है। व्हाट इज अंडर माई हैंड्स कि मेरे हाथों के नीचे क्या है, मेरे हाथों के नीचे अब क्या कुछ वो फील कर रहा है, मेरे हाथों के नीचे क्या है, दैट आई कैन नॉट फील जिसे मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। कि मतलब क्या है वो सोया, ऐसा समझ लो जैसे वो लेटा हुआ है और लेटे हुए के कारण वो क्या है अपने हाथ ऐसे रख रखे हैं उसने, लेकिन वो क्या कहता है कि मेरे हाथों के नीचे क्या है जिसको मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। What loads my hands down कि क्या लोड है, कौन सा भार है जो मेरे हाथों को नीचे दबा रहा है, नीचे कर रहा है। जैसे कोई डाइंग मैन मतलब कि मरता हुआ आदमी है, उसका हाथ को वैसे उठा के नीचे मतलब कि उसको छोड़ते हैं तो क्या वो हाथ नीचे चला जाता है। तो जो पोइट है वो क्या है बिल्कुल सिचुएशन बता रहा है डेथ की, महसूस कर पा रहा है डेथ को कि जब डेथ आती है तब क्या होता है, जो चीज़ें हमें ओकेजनली दिखाई देती हैं, जो नॉर्मली हम चीज़ें देखते हैं वो क्या है इनविजिबल हो जाती हैं, वो चीज़ें हमें दिखना बंद हो जाती हैं और हमारे हाथ के नीचे भी कुछ अगर होता है तो हम उसे महसूस नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलता है और कोई लोड होता है, कोई भार होता है जो हमारे हाथों को क्या है डाउन करता है, नीचे करता है। तो ये थी जो चीज़ें हैं पोइट ने बातें की हैं कि कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं यहाँ पर कि क्या मुझे वो पेड़ क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि जो मैं क्या है हमेशा से देखता था, इतना बड़ा पेड़ था कि वो क्या था धरती और आसमान के बीच में क्या था कनेक्शन को शो करता था, और मेरे हाथों के नीचे क्या है जिसको मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड बट लोड्स माई हैंड डाउन और क्या लोड्स है जो मेरे हाथों को नीचे दबा रहा है। जैसे कि पोइट क्या है अब क्या है रेडी टू डाई, अब क्या है वो मरने के लिए तैयार है। तो ये थी हमारी पोएम गोइंग। गोइंग मीन्स डेथ। अब हमने देखा कि कहीं पर भी डायरेक्ट डेथ की बात नहीं हुई है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली जो पोइट है वो क्या बात कर रहा है, वो डेथ की ही बात कर रहा है कि क्या है एक मरने वाला जो आदमी है, एक डाइंग मैन है, हु इज़ रेडी टू डाई, जो मतलब मरने के लिए क्या क्या कह सकते हैं हम, मरणासन, मरणासन होता है ना हिंदी में बोलते हैं मरणासन, रेडी टू डेथ मतलब कि मरने के लिए तैयार है, मतलब जाने वाला है, 2-3 पल अभी बस उसकी ज़िंदगी क्या है तो 1 मिनट की है। तब वो जो फील करता है उस फीलिंग्स को जो पोइट है उसने क्या है एक्सप्रेस की है अपनी पोएम में। तो उसने क्या था जो इवनिंग है, ऐसी इवनिंग जो पहले कभी नहीं देखी हुई है, मतलब क्या है जो डेथ की इवनिंग है वो आ रही है क्रॉस कर कर फील्ड्स को, मतलब कि पूरी की पूरी जो लाइफ है उसके सारे
जो मोमेंट्स हैं उसको क्रॉस करके आई है, जिसको पहले कभी नहीं देखा है। और उस इवनिंग में ना तो लाइट्स हैं और ना ही लैम्प है, मतलब किसी भी लाइट और लैम्प की ज़रूरत उसमें नहीं है। और जब हम डेथ को, मतलब इस इवनिंग को दूर से देखते हैं तो ये कैसे स्मूथ दिखती है, एज वेल एज सिल्क। जैसे सिल्क का कपड़ा स्मूथ और सॉफ्ट होता है, इस जो इवनिंग है डेथ की, ये भी हमें क्या है, सिल्क की तरह दिखाई देती है। लेकिन जब ये हमारे पास आती है, ये हमारे नीज और ब्रेस्ट में प्रवेश कर जाती है, तब ये किसी भी प्रकार का कंफर्ट लेकर नहीं आती। तब हमें क्या हो जाता है, घुटन महसूस होने लग जाती है। वेयर हैज द ट्री हैज गॉन। अब जो नेक्स्ट जो कंक्लूडिंग लाइन है हमारी, जो उसमें पोइट क्या है, क्वेश्चन पुट करता है ऐसी चीज़ों के बारे में जो वो देखता था लेकिन अब नहीं देख पा रहा है। पेड़ के बारे में बात कर रहा है, उसके हाथों के नीचे जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहा है, जो चीज़ उसे धकेल रही है नीचे की तरफ उसके बारे में वो क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो अब हमारी पोएम यहाँ पर ही फिनिश होती है। पोएम के साथ साथ हमारी वीडियो भी फिनिश होती है। आई होप you all understand this poem and well explained by me. In our next video we discuss about your next poem. Till keep studied, stay home, stay safe. Thank you.